सखी सहेली कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मंजू द्विवेदी और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। राजश्री जी, देखिए बहुत सारे विषय हैं आज, और स्वच्छता जो है वो हम सबके लिए बहुत आवश्यक है। अब स्वच्छता केवल घर की ही नहीं होती है, बल्कि बाहर सड़कों की भी स्वच्छता होती है। जिस गार्डन में हम घूमने जाते हैं उसकी स्वच्छता के बारे में, या जिस रेलवे स्टेशन का, जिस बस स्टैंड का हम उपयोग करते हैं, या किसी समुद्र तट या किसी और झील या नदी या तालाब के किनारे अगर हम घूमने जाते हैं तो उसकी स्वच्छता का भी ख्याल रखना ये भी हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने। और मुझे लगता है इस स्वच्छता को समझने के लिए आपका मन, आपका दिल, आपका दिमाग, इसको भी स्वच्छ करना जरूरी है। जिस दिन आप समझ गए, आपका मन साफ है, तो आपको लगेगा भाई ये बाहर इतनी गंदगी क्यों है, इस गंदगी को भी साफ करना हमारा ही काम है। बिल्कुल। तो आज इस विषय पर हम बात करेंगे कि विश्व समुद्री दिवस है, तो उस दिवस के साथ साथ तटों की स्वच्छता की किस तरह की जा सकती है, हमें हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, ये विषय होगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस है, इस विषय पर हम बात करेंगे। इसके अलावा विश्व गर्भ निरोधक दिवस भी है आज। बहुत अहम, हमारी जो जनसंख्या बढ़ रही है उसको कैसे संतुलित किया जाए, कैसे रोका जाए, और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी। हाँ, और ये महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी बात है, तो उनके लिए जानना बहुत जरूरी है। इसके अलावा पर्यटन दीदी पर्यटन मित्र योजना है एक, तो इस योजना के बारे में भी हम बात करेंगे। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखकर भेजा है मंजू जी कि आज ये क्या है, इसके बारे में हमें आज जानने को मिलेगा। नहीं तो ज्यादातर हमारे श्रोता जो हैं वो लिख देती हैं, जो भी विषय होता है उस पर बहुत सारी जानकारी हम तक पहुंचाती हैं। लेकिन ये जो आज का विषय है ना, पर्यटन दीदी पर्यटन मित्र योजना, कई मैंने देखे संदेश जिसमें कहा गया है, लिखा गया है कि आज इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि आपने गाइड फिल्म तो जरूर देखी होगी। आज देवानंद जी को भी हम याद कर रहे हैं उनके जन्म दिवस पर, तो उनकी जो गाइड फिल्म है आपने देखा होगा कि किस तरह से वो किसी एक पर्यटन स्थल के बारे में पूरी जानकारी रखते हैं और बताते हैं। तो उसी तरह महिलाओं को भी इस क्षेत्र से जोड़ा जाए तो वो पर्यटन दीदी होंगी, और जो उस पर्यटन स्थल की पूरी जानकारी हमें देंगे वो पर्यटन मित्र होंगे। तो बस इतनी सी बात है, और आगे हम बात करेंगे। और वो दिन याद करोगे अंतर्गत जब समुद्र तट की आपने सैर की, तो आपको कैसा लगा, क्या आपके अनुभव रहे, कौन सी ऐसी खास बात थी जो आपको बहुत दिल में उतर गई, या कौन सा ऐसा समा था जो आपको हमेशा के लिए आपकी यादों में दर्ज हो गया, ये बातें आज करेंगे। साथ ही अगर आप वहां गए तो क्या आपने गंदगी तो नहीं फैलाई ना इस बात में। और 3 तरफ से हमारा देश जो है वो समुद्र से घिरा है, तो जाहिर बात है कि हमारे श्रोता जो भी हमारी सखी सहेली वो जरूर पर्यटन के समय जब वो गई होंगी घूमने घामने तो समुद्र का किनारा हुआ होगा। और जैसा है कि आज हम उनसे पूछेंगे भाई वो यादें जो है हमारे साथ वो साथ शेयर करें। तो पहले गीत सुन ले। बिल्कुल। हमारा कर दे तू छाया, छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया, छुपे हुए हो चंचल पंछी जा अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। बहता बहता क्यारियों में ठंडा ठंडा पानी,
हमारा कर दे तू छाया। खोल के रखियो अपनी झोली भर देगा दाता। छुपे हुए हो चंचल पंछी जा जा जा, देख अभी है कच्चा दाना पक जाए तो खा। नील गगन पर उड़ते बादल आ आ आ, धूप में जलता खेत हमारा कर दे तू छाया। राजश्री जी, देखिए अभी हमने ये जो गीत सुना, हमने इसमें खेतों की, नहरों की, पंछियों की बातें सुनी। अगर इस तरह के नज़ारे हमें हमेशा देखने हैं तो पर्यावरण का स्वच्छ रहना और स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लेकिन अगर कुछ ऐसे हथियारों का उपयोग किया जाए जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचे तो ये नज़ारे या ये बातें शायद हमें आगे कभी सुनने को ना मिले, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और इसका ख्याल हम सब सोचते पूरी हैं, दुनिया को रखना है, पूरी दुनिया को रखना है। बिल्कुल सही कहा आपने भाई। हर वर्ष जो है वो 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। बिल्कुल, आज अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस है। अगर इसे अंग्रेजी में कहे तो इंटरनेशनल डे फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और ये दिन लोगों को ऐसे हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों और उन्हें बनाए रखने की सामाजिक और आर्थिक लागतों के बारे में शिक्षित भी करता है ना? जो उसके वास्तविक लाभ है कि अगर इनका उपयोग ना किया जाए तो क्या लाभ हमें मिल सकता है। तो ये भी एक लाभ है कि पर्यावरण को ये स्वच्छ बनाए रखेगा, स्वस्थ बनाए रखेगा। इसलिए इनका उपयोग नहीं करना है, नहीं करना चाहिए। ये जो परमाणु हथियार का इस्तेमाल होता है या जो भी हम जो देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो जान माल का नुकसान होता है, पर्यावरण को क्षति पहुंचती है, हर तरह से कहीं से भी लाभ कुछ नहीं होता। लेकिन खैर 26 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित परमाणु निरस्तीकरण पर महासभा की उच्च स्तरीय बैठक हुई और दिसंबर 2013 को इस दिन को यानी अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया। 26 सितंबर को, है 26 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये बात कही गई कि परमाणु निरस्त्रीकरण और परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन परमाणु युद्ध के खतरे को दूर करने के लिए आवश्यक है। हमारे एक श्रोता ने लिखकर भेजा है मंजू जी कि परमाणु हथियारों के संपूर्ण उन्मूलन के लिए 26 सितंबर दिवस विश्व भर में मनाया जाता है। समग्र विश्व में से परमाणु हथियारों के निशस्त्रीकरण को लेकर प्राथमिकता दी जाती है। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु शस्त्रों के हुए प्रयोग से भयानक परिणाम ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। फिर भी आज भी इसका संकट टला नहीं है। पूरी दुनिया इस बारूद के ढेर पर बैठी हुई है और इसे नकारा नहीं जा सकता, एक श्रोता ने लिखकर भेजा है। हाँ, और हमारे एक साथी लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु दिवस हर साल 26 सितंबर को मनाया जाता है और ये ठहराव यूनाइटेड नेशंस आम सभा में यानी कि निश्चित किया गया। ठहराव का मतलब आम सभा में 2013 में लिया गया। इसका उद्देश्य परमाणु से होने वाले विध्वंस के प्रति जागरूकता का निर्माण करना है। तो चलिए एक अब गीत सुन लिया जाए। बहुत थोड़ी गंभीर बात हमने कर ली है, हल्का फुल्का माहौल बनाया जाए।
भंवरा तो नादान है, लेकिन कुछ नादानियां ऐसी है जो हमें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस है, वर्ल्ड कॉन्ट्रासेप्शन डे है, तो कुछ ऐसी बातों के बारे में हम बताएंगे जिनके बारे में सावधानी रख करके हम स्वास्थ्य की और अपने स्वास्थ्य की, महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा भी कर सकते हैं और परिवार को सीमित रख सकते हैं। तो प्रतिवर्ष 26 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। ये दिन गर्भ निरोधक के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में है। वैवाहिक जोड़ों को ये आज़ादी होती है कि वे अपनी इच्छा से जब चाहे माता पिता बन सकते हैं और अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर परिवार सीमित होगा, छोटा होगा, तो मुझे लगता है मंजू जी, और आप भी इस बात से तवक्को रखेंगी कि आप ज़्यादा सुविधाएं बच्चों को मुहैया करा सकते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनको बराबरी से करने के लिए भाई साधन जो है वो तो सीमित होते हैं। मैं हर तबके के परिवार की बात करें, बहुत समृद्ध लोगों की बात नहीं कर रही। शिक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ है और बाकी चीज़ें, अच्छा भोजन, अच्छा ये सब कुछ, तो उसके लिए अगर हम इस पे ध्यान दें कि भाई हमें 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं करने हैं, और उसके लिए आप जागरूक हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो या पति पत्नी कोई भी हो, तो भाई परिवार नियोजन के अलावा गर्भ निरोधक, HIV, एड्स और अन्य संक्रमणों को भी होने से रोकता है, और गर्भ निरोधक साधनों को अपनाकर महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाया जा सकता है। 2 बच्चों के बीच आप जितना अंतर चाहते हैं वो अंतर रखने के बारे में ये जो चीज़ है ये बड़ी सहायक हो सकती है। और इसके अलावा जो जितनी बीमारियां जो होती है कि अगर हम सावधानी ना रखें तो इस तरह की HIV, एड्स या अन्य संक्रमण कोई भी हो सकते हैं, तो इन चीज़ों से बचने के लिए गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करना आवश्यक होता है। और दंपतियों को ये पता होता है कि कब उन्हें अपना परिवार आगे बढ़ाना है, और गर्भ निरोधक साधनों की जानकारी हो तो माँ और बच्चे की मृत्यु दर पर काफ़ी हद तक रोकथाम हो सकती है। कि कई बार क्या होता है कि कम उम्र में भी अगर गर्भाधान हो जाए, या महिला कुछ कमज़ोर है, अभी वो नहीं चाहती, लेकिन फिर भी अगर गर्भाधान हो जाए तो उनके स्वास्थ्य को लेकर कई सारे संकट उत्पन्न हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साधन जो है उन महिलाओं के जीवन में बहुत मददगार साबित होते हैं जो अनचाहे गर्भ से बचना चाहती हैं। और हाँ, ये पहली बार ये दिवस जो है वो वर्ष 2007 में मनाया गया था। हाँ बिल्कुल। और हमारे साथियों ने भी कुछ बातें लिख करके भेजी है कि आज विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हमारी बढ़ती हुई आबादी को कंट्रोल करना है। क्योंकि आज हम दुनिया में 1 नंबर पर पहुंच गए हैं जहां की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। आबादी सीमित करना ही इसका उद्देश्य नहीं, बल्कि महिलाओं के गिरते स्वास्थ्य की चिंता करना भी है। गर्भ निरोध के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को कुछ उपाय करने होते हैं जिनसे हम अवांछित गर्भ से बच सकते हैं। पुरुष नसबंदी एक सरल उपाय है जिससे हम बच्चे पैदा करने से बच सकते हैं। पहले हालांकि कुछ भ्रांतियां रही थी कि लोग नसबंदी से बचते रहे, लेकिन शिक्षित समाज में अब बदलाव आया है। लोग स्वतः ही नसबंदी करा लेते हैं क्योंकि महिलाओं के कुछ उपायों से उन्हें दिक्कत आती है। महिलाओं के लिए तमाम गर्भ निरोधक उपाय हैं जिन्हें अपनाकर वे गर्भ धारण से बच सकती हैं। इसमें गोलियां, कॉपर टी, नसबंदी और इंजेक्शन आ गए हैं जो डॉक्टर की एडवाइजरी से लेकर हम बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। और वैसे ही एक और श्रोता ने लिखकर भेजा है कि भाई 2 गर्भ में अंतराल हेतु ये प्रयोग किया जाने वाले उपाय हैं जो विकसित किए गए हैं, चाहे वो ओरल पिल्स हो, कॉन्ट्रासेप्टिव्स हो, या फिर बहुत सारे साधन हैं। आजकल तो IUD डिवाइसेस, कॉपर टी वगैरह भी है, और इसके अलावा इंजेक्शन की भी बात की जैसा उन्होंने कहा। तो भाई परिवार नियोजन का ये जो दिन है आज का, वो वैश्विक दिवस इसीलिए कि भाई आप जो है वो हम जनसंख्या को कंट्रोल कर सकें, परिवार भी खुशहाल होगा। सब बच्चों को आप जो 2 बच्चे हैं आपके, उस पर आप बराबरी से ध्यान दे सकेंगे, कोई किसी भी तरह की कमी नहीं महसूस कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ परिवार नहीं, देश के लिए भी बहुत जरूरी है। बस जरूरत है जागरूक रहने की। और 2 बच्चों के बीच अगर अंतराल सही होगा, जैसे कि एक बच्चा 3 साढ़े 3 साल का हो जाए और उसके बाद अगर दूसरा बच्चा होता है तो माँ दूसरे बच्चे पर भी उतना ही ध्यान दे पाती है। अगर जल्दी जल्दी बच्चे हो जाते हैं तो उससे क्या होता है कि माँ न तो खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान दे पाती, ना पहले बच्चे पर ध्यान दे पाती है, और दूसरा बच्चा आ गया तो उसका तो ख्याल रखना जरूरी ही हो जाता है। तो ये 2 बच्चों के बीच एक ठीक तरह का अंतराल रहे तो उसके लिए भी इस चीज को अपनाना बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। और बच्चों को सही पोषण मिलेगा और माँ को भी सही पोषण मिलेगा। दूसरी चीज मंजू जी, मुझे लगता है कि जो साक्षर महिलाएं हैं वो जरूर अपने घरों में जो उनके मदद के लिए जो महिलाएं आती हैं काम में मदद करने के लिए, उनको भी आप जागरूक,
बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जो नहीं है, जिनके बारे में आप सुनती हैं कि इसके 2 बच्चे हो गए, चाहे वो घर का ड्राइवर हो या कोई भी हो, उसकी पत्नी है, तो उसको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हम सबका भी दायित्व होता है कि हम उसके बारे में उनको जागरूक करें और रेगुलर बेसिस पे उनको ये कहते रहें कि भाई कम बच्चे होंगे तो खुशहाली ज्यादा होगी। जी बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं, गीत सुनने से भी थोड़ी खुशहाली आ जाती है। चलिए। असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने, उनकी पहली नजर का असर कर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने, एक बिजली गिरी और मैं मर गई, मुझको क्या हो गया है खुदा जाने, उनकी पहली नजर का असर कर मुझको क्या हो गया है खुदा
गीत हमने सुना राजश्री जी, और ये जो पहली नज़र है ना, यही कई बार थोड़ी गड़बड़ कर जाती है, तो सावधानी ज़रूरी है। खैर, विश्व समुद्री दिवस से आज वर्ल्ड मैरीटाइम डे, यानी कि विश्व समुद्री दिवस को हर साल सितंबर महीने के अंतिम गुरुवार को मनाया जाता है। ये दिवस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य समुद्री उद्योग की वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करना है। बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग उद्योग को वैश्विक मुक्त बाजार की नींव माना जाता है और विश्व में शिपिंग उद्योग को सुचारू रूप से चलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी। इस संगठन का उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए समुद्र में स्थायी रूप से काम करने की स्थिति बनाए रखना है, साथ ही शिपिंग में समुद्री उद्योग के योगदान के महत्व को बताना है। और शिपिंग सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण के महत्व पर भी ये जोर देना है। ये समुद्री सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से भी बहुत जरूरी है। दुनिया के लगभग सभी देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के सदस्य हैं। इस दिन उन लोगों का भी सम्मान किया जाता है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। विश्व का लगभग 90% व्यापार समुद्र के रास्ते होता है, इसलिए लक्ष्य ये भी होता है कि समुद्री क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, जिससे पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा निश्चित करते हुए इसके विकास को बढ़ावा दिया जा सके। और ये दिन उन बहादुर लोगों को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित है जो महीनों तक समुद्र में रहकर, मंजू जी, विश्व के वैश्विक व्यापार और वाणिज्य में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। पहली बार यह दिवस वर्ष 1978 में मनाया गया और हर वर्ष एक थीम होती है। जो इस वर्ष की थीम है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर, सेफ्टी फर्स्ट। तो सचमुच जो समुद्र से जो व्यापार होता है ना, तो लगभग 6-6 महीने तक लोग जो है उस जो काम करते हैं इसमें, वो 6-6 महीने तक अपने घर नहीं आते हैं। और देखिए, जब ये जो व्यापार होता है ना, ये तो हम सभी के लिए ज़रूरी है कि दूसरे देश से जो चीज़ें आती है ना, तो उनका उपयोग तो हम भी करते हैं। तो हम सभी को, उन लोगों को जो कि इस क्षेत्र में काम करते हैं, उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनकी तारीफ करनी चाहिए कि इतने इतने दिनों तक वो अपने घर से दूर रहते हैं और इस काम को करते हैं। बिल्कुल, विश्व भाई, समुद्र भी हमारे विकास के आधार हैं। ऐसा लिखा है हमारे श्रोता ने कि फिर एक सृष्टि धरती पर है तो दूसरी समुद्र में, इसलिए समुद्री जीवों के संरक्षण और संवर्धन के दायित्व भी हम पर ही हैं। फिर सड़क और वायु की ही तरह हमारे समुद्री मार्ग भी हैं। यही नहीं, अपितु विभिन्न देशों की समुद्री सीमाएं भी हैं। समुद्री जहाज न केवल यात्रा बल्कि वाणिज्य का भी कार्य किया करते हैं। इनके सुचारू परिवहन और समुद्री सीमा सुरक्षा हेतु जल सेनाएं भी हैं और इनके सम्मान और सम्यक अनुपालन और समस्या समापन हेतु ही ये आज का वैश्विक समुद्री दिवस मनाया जाता है। बातें अभी और भी करनी बाकी है राजश्री जी, लेकिन हम एक अंतराल यहाँ ले लेते हैं। जरूर। अंतराल के बाद हम उपस्थित हुए हैं और हम जो है समुद्री दिवस की बात कर रहे थे। हमारे श्रोताओं ने लिखा है कि विश्व समुद्री दिवस का उद्देश्य समुद्र की सुरक्षा के लिए और इस दिन में पूरी दुनिया में समुद्र के सुरक्षा के महत्व के लिए कई खास समारोह आयोजित किए जाते हैं, जिसमें लोगों को समुद्री सुरक्षा के महत्व के बारे में जानकारी दी जाती है। और एक श्रोता ने लिखा है कि भाई विश्व समुद्री दिवस जो आज 26 सितंबर के दिन विश्व भर में मनाया जाएगा, इसके लिए IMO की थीम है भविष्य की यात्रा सुरक्षा सर्वप्रथम, यानी सुरक्षित शिपिंग के लिए विशेष जानकारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज IMO मुख्यालय लंदन में आयोजित किया जा रहा है और समुद्री जीवों की सुरक्षा के साथ व्यापारी जहाजों की सुरक्षा संधि संबंधित चर्चा होनी है। और हर साल विश्व समुद्री दिवस सितंबर महीने के आखिरी गुरुवार को मनाया जाता है, जैसा कि हमने बताया। और ये दिन विश्व अर्थव्यवस्था में नौ परिवहन की भूमिका और इसकी सुरक्षा और समुद्री पर्यावरण उसकी भूमिका को उजागर करने के लिए मनाया जाता है। इस
इस दिन अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO के काम के एक विशेष पहलू पर भी जोर दिया जाता है, ऐसा हमारे एक साथी ने लिखा है। आइए अब एक गाना सुन। जरूर। नदी नारे नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, पैया परूं शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, नदी नारे जो जाओ तो, नदी नारे हाय नदी नारे शाम, नदी नारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, बीच धारे ना बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे न जाओ शाम पैया परूं, बीच धारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे न जाओ शाम पैया परूं, उस पारे जो जाओ तो जब करो, उस पारे जो जाओ तो, उस पारे हाय उस पारे हो, उस पारे जो जाओ तो जब करो, जब करो, जब करो, संसवतिया हाय संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, संसवतिया न लाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम पैया परूं, नदी नारे न जाओ शाम। नदी नारे अगर आप जा रहे हैं, समुद्र किनारे जा रहे हैं, तो भाई हम पैया तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ बता ज़रूर सकते हैं आपको कि कुछ सावधानियां रखना ज़रूरी है, लेकिन उस बारे में कुछ बाद में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं पर्यटन दीदी पर्यटन मित्र योजना के बारे में। तो पर्यटन मंत्रालय की ये एक प्रमुख योजना है। इसके अंतर्गत एक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे उनके कौशल को बढ़ाने में मदद मिलती है, जो उन्हें पर्यटकों के साथ व्यवहार करने में मदद करता है। बिल्कुल, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाएगा। इसके साथ ही इसमें प्रीपेड टैक्सी ड्राइवरों को शामिल करके पर्यटन मित्र योजना के तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि वे पर्यटकों से उचित व्यवहार कर सकें। हाँ, यानी जब पर्यटक बाहर से आते हैं तो भाषा का सबसे एक बड़ा दिक्कत होती है, तो वो उस तरह का प्रशिक्षण अगर वो लेंगे तो उनके साथ व्यवहार में उन्हें सुविधा होगी। और देश विदेश से आने वाले टूरिस्टों को एक बेहतर, मददगार, संवेदनशील और दोस्ताना माहौल देने के लिए पर्यटन मंत्रालय ये पर्यटन दीदी पर्यटन मित्र परियोजना लेकर आया है। युवाओं को पर्यटक मित्र के तौर पर तैयार किया जाता है, जो टूरिस्ट को उस जगह की जानकारी देने के साथ साथ जरूरत पड़ने पर उन्हें गाइड और मदद कर सकें। और पर्यटक मित्र बनने के लिए 10 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। पर्यटन मंत्रालय के तहत आने वाले संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट यानी कि IITTM ये ट्रेनिंग
करवाता है। और इसके तहत पर्यटक मित्र को उस जगह के बारे में जानकारी देने के साथ साथ पर्यटन सहायक की खूबियों के बारे में भी बताया जाता है, ताकि ये लोग टूरिस्ट की हर संभव मदद कर सके। और जो घूमने लायक जो स्थान होता है, वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं ना, उनको इस कार्यक्रम से अगर शामिल किया जाता है तो चूंकि उन लोगों को वहाँ की जानकारी ज्यादा होती है, उसके बारे में वो ज्यादा जानते हैं, वहाँ के रास्तों के बारे में, वहाँ की भाषा के बारे में वो ज्यादा जानते हैं, तो इसलिए अगर उस स्थान के लोगों को ही इस बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा तो वो आने वाले जो टूरिस्ट हैं, जो सैलानी हैं, उनके साथ ठीक तरह से वो संवाद कर सकेंगे, व्यवहार कर सकेंगे। तो उस लिहाज से ये जो योजना है ये काफी महत्वपूर्ण है। हाँ मंजू जी, एक हमारे श्रोता ने लिखकर भेजा है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय परिवेश पर्यटन स्थल को बढ़ावा भी देना है और साथ ही साथ लोगों को बताना है कि भारत में कितने पर्यटक स्थल हैं। बिल्कुल सही बात है। और भारत के पर्यटक स्थलों की अगर बात की जाए तो कोई कमी नहीं है। पर्यटन के मामले में बहुत सारी संभावनाएं हैं। उन्हीं संभावनाओं को तलाशने के लिए या उन्हीं संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए भी ये योजना काफी मददगार है। और इससे रोजगार भी मिलेगा। हाँ, इससे रोजगार मिलेगा और दूसरे के आने वाले पर्यटकों को बड़ी सुविधा हो जाएगी कि अगर उनको उनकी भाषा में कोई समझा सके, या देखिए जब भी हम कहीं जाते हैं ना, तो अगर हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो वहाँ की जानकारी हमें दे सके कि देखो यहाँ आप जाएंगे ना तो यहाँ खाना पीना आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, ये जो रास्ता है ये अच्छा रास्ता है, इधर से जाने में आपको सुविधा होगी, और जो देखने लायक स्थान है उसके इतिहास के बारे में भी अगर हमें जानकारी मिल जाए कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया, इसका क्या महत्व है, क्या उद्देश्य लेकर बनाया, ये सब जानकारियां अगर हमें मिलती है तो हमें भी तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ हम वहां गए थे, हमने ऐसी ऐसी चीज देखी, और एक खूबसूरत यादों को बटोर करके हम आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मंजू जी, और ये ना युवाओं के लिए खासकर जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ भी इसको काम करना चाहते हैं तो साथ साथ इस चीज को परस्यू कर सकते हैं। और चलो कुछ आर्थिक लाभ तो होता ही है, लेकिन आपको तरह तरह के लोगों से मिलने का मौका मिलता है और इस क्षेत्र में आप अपना रोजगार आगे जाकर ले सकते हैं। बिल्कुल। चलिए एक गीत सुनते हैं और उसके बाद वो दिन याद करो, हम याद करेंगे उस दिन को। खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है, इतना हंसी है मौसम, इतना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। जो हो अकेला दो हो तो फिर जहाँ भी चाहे लगा लो मेला, दिल मिल गए तो फिर क्या जंगल भी एक घर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। क्या
को भी खबर है। कुदरत ये कह रही है आ दिल से दिल मिला ले, उल्फत से आग लेकर दिल का दिया जला ले। सच्ची अगर लगन है फिर किसका तुझको डर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है, साथी है खूबसूरत ये मौसम को भी खबर है। जब हसीन मौसम होता है ना राजश्री जी, तो सबसे पहले हमारा मन करता है कि किसी समुद्र किनारे, किसी नदी, तालाब या किसी भी ऐसे स्थान पर हम घूमने के लिए चले जाएं। तो अब घूमने जाना तो अच्छी बात है, जाना चाहिए। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने उनके अनुभव भी हमें लिख करके भेजे हैं कि वो जब किसी समुद्र किनारे जब घूमने गए तो क्या कैसा नज़ारा था। लेकिन साथ ही साथ आज हम उसकी स्वच्छता की भी बात करेंगे कि जब आप जाते हैं तो क्या आप उन स्थलों की स्वच्छता का ख्याल रखते हैं। जैसे आप समुद्र किनारे गए, पानी की बोतल हमारे पास होती है, पानी पीकर हम उसे वहीं डालते हैं। हम बहुत सारे चिप्स या खाने पीने की चीजें रैपर्स रहते हैं। समुद्र किनारे जब हम जाते हैं तो चूंकि ठंडी ठंडी हवा होती है, डूबता या उगता हुआ सूरज दिखता है, ये नज़ारा इतना खूबसूरत होता है कि मन करता है कि वहाँ रेत पर बैठे बैठे कुछ खा लिया जाए। खाना तो ठीक बात है, लेकिन उसके बाद जो रेपर और जो कागज़ और जो खाने पीने की चीज़ें हम वहाँ डाल देते हैं, उसकी वजह से वो किनारा इतना गंदा हो जाता है कि दोबारा हमारे जाने के लायक या दूसरे लोग जो आएंगे देखेंगे तो उनके लिए वो उतना मज़ेदार नहीं रह जाता है। तो इन बातों का ख्याल रखना है हमें। बिल्कुल मंजू जी, भाई जिस तरह से हम अपना घर साफ रखते हैं उसी तरह से ये पर्यटन स्थल हैं जहां आप जाते हैं अपने मनोरंजन के लिए, अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए, कि आप खुली हवा में सांस लेंगे, आपको अच्छा लगेगा, या आप मस्ती करेंगे, घूमेंगे, खेलेंगे। देखो ना कितने सारे खेल ऐसे हैं, बीच वॉलीबॉल, बीच फुटबॉल, जो बीचेस पे समंदर किनारे ही खेले जाते हैं। बराबर। तो भाई आप इस तरह के जो आपकी ही संपत्ति है वो अगर आप उसको नुकसान पहुंचाएंगे, पर्यावरण का नुकसान पहुंचाएंगे, तो सफर तो कोई और नहीं करेगा, हम ही करेंगे, है ना। और जैसे जब हम किसी तट पर जाते हैं, अगर वो साफ सुथरा है, वहाँ की रेत भी बड़ी अच्छी है, चमकीली होती है, तो हमें देख करके कितना अच्छा लगता है। वही अगर हम घूमने गए और हमें वहाँ गंदगी मिले तो हम देख करके क्या सोचते हैं, अरे ये सब क्या है, क्या ये देखने के लिए आए थे हम। बिल्कुल मंजू, और उसी तरह से जब आपको खराब लग रहा है, आपको वो गंदगी परेशान कर रही है और आप भी किसी के लिए वैसे ही गंदा छोड़कर जा रहे, इन बातों का अगर थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, आप अपने साथ पॉलीथिन के पैकेट्स या जो घर में जिसमें आप कचरा डालते हैं वो एक साथ ले जाएं। बहुत से लोगों को मैंने देखा समुद्र किनारे पिकनिक मनाते हुए जैसे पार्क में करते हैं, तो आप एक वो लेते जाएं साथ में, प्लेट्स है, रैपर्स हैं, कुछ भी यूज जो भी बर्तन है जो इसको आप दोबारा इस्तेमाल नहीं करेंगे उसको आप उसमें डाल के रख लें, अपने साथ लेते जाएं। और सब जगह तो डस्टबिन बने हुए रहते हैं, आप उसमें डाल दें। बिल्कुल, तो सारी गंदगी जो है एक थैली में आप भरते जाइए और उसके बाद जब आप बाहर निकले, जहां भी आपको डस्टबिन दिखता है, कचरा पात्र दिखता है, वहां उसे डाल दीजिए, ताकि तट या कोई भी जो भी जल का स्थान है उसका जो किनारा है वो वैसा का वैसा स्वच्छ बना रहे। दूसरी बात ये भी है कि कई तरह के जैसे निर्माल्य भी होते हैं। कई बार हम जाते हैं किसी भी तट पर जाते हैं तो निर्माल्य हम साथ में लेकर थैली सहित वैसा का वैसा ही हम फेंक देते हैं। अब देखिए अगर हम इस तरीके से गंदगी फैलाएंगे तो शायद हमारे ईश्वर भी हमें माफ़ नहीं करेंगे इस चीज़ के लिए। तो हमें इन बातों का ख्याल रखना है कि निर्माल्य को भी हमें पानी वाले स्थानों में नहीं बहाना है, कम से कम थैली सही तो बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि वो थैलियां गल नहीं पाती है। और फिर जब देखिए जब समुद्र का पानी जब हमारे पाँव में आता है तो वो थैलियां भी हमारे पाँव में लिपट जाती, इतना गंदा महसूस होता है ना उस समय कि बस पूछिए मत। बिल्कुल इन बातों का ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और ईश्वर ने जो हमें ये दुनिया रच के दी है, समंदर है, पानी है, हवा है, धूप है, ये सारी चीज़ों
का वहन या इस्तेमाल तो हम करते हैं, है ना। तो उसी तरह से जिस तरह से आप जब समुद्र के किनारे घूमने गए हैं, खूब घूमें, खूब मस्ती करें, लेकिन साथ ही साथ ये भी ख्याल रखें कि भाई इसकी रक्षा सुरक्षा भी आप ही के हाथ में है, आपको ही करना है। बहुत सारे संदेश आए हैं जो हमने पूछा था कि भाई आप याद कीजिए वो दिन जब आप समंदर किनारे गए थे। तो एक श्रोता ने लिखा है कि 2 साल पहले ही सपरिवार पूरी गई थी, रास्ते में रेडियो विविध भारती सुना और पाया कि आज समुद्री दिवस है। बहुत खुश हो गई, समुद्र के ही पास जा रही हूँ। मेरे साथ 5 वर्ष की दोहती है, मैं तो उसको लेकर बहुत दूर बैठी थी और रेत में घर बना रही थी। बहुत से लोग करते हैं ऐसा। पानी तो बहुत दूर था, पर आश्चर्य तब हुआ जब मैंने जैसे ही शिवलिंग बनाया, एक लहर इतनी आगे आई और उसको बहा कर चली गई। हमेशा दूर रहती पर शिवलिंग बनाते ही जल चढ़ाने आ जाती। हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। और बच्चों को खास तौर पर मजा आता है जब वो रेत पर बैठ जाते हैं। बच्चों के ऐसे खिलौने आते हैं रेत में खेलने के लिए, तो वो उसकी सहायता से घर बनाते हैं और एक बिल्डिंग जैसा कुछ बनाते हैं, और इस तरह से बैठ करके बच्चे भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आगे भी इस तरह का एंजॉयमेंट उनका चलता रहे, तो उसकी स्वच्छता पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और थोड़ी सी सावधानी भी ना। हाँ, सावधानी तो जरूरी है। बहुत पानी में बहुत आगे तक नहीं जाना चाहिए। कई बार हमें ऐसा लगता है कि पानी तो अभी दूर है, लेकिन जो लहरें होती है ना, बहुत मतलब कब वो आगे तक आ जाए हमें पता नहीं चलता है और हम उसमें संभल नहीं पाते हैं। तो बच्चों को भी विशेष तौर पर ध्यान रखें कि उन लहरों से थोड़ा दूर रखें। तो क्या होगा ना कि मतलब मजे करने के साथ साथ में सुरक्षा भी तो उतनी ही जरूरी है ना। बिल्कुल। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि समुद्र किनारे जाते समय नील गगन के नीचे हरे भरे खेत से गुजर रहे हैं जहां पंछी दाना चुगने आए हैं। हम भी उस खेत में बैठकर खानदान का गाना, जो आपने गीत बजाया था ना, उसी का जिक्र इन्होंने किया है। पूरा पिक्चर अपने हिसाब से डाला है। एक श्रोता ने लिखा है कि भाई हम तो नदी किनारे वाले। वो लिखती हैं कि अभी तो नदियों में इतना पानी है कि सैर कहाँ से हो सकेगी, देखकर ही डर लगता है। समुद्र तो मुंबई में दिखे हैं और वहीं सैर हुई है जुहू चौपाटी मरीन ड्राइव पर। हाँ, और एक हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो दिन याद करो, मैं कभी समुद्र के किनारे तो नहीं गई, पर हमारे शहर में एक बहुत सुंदर झील है और हम सब फ्रेंड्स 2 या 3 महीने में एक बार वहाँ जरूर जाते हैं। और वो झील हम दोस्तों को कॉलेज के टाइम से ही फेवरेट प्लेस हमारा रहा है। आप लोग भी कहेंगे कहाँ आप लोग समुद्र की बात कर रहे हैं और मैं झील की कहानी सुना रही हूँ, क्या करूँ, बहुत पसंदीदा जगह है वो। पर ऐसी बात नहीं है, अगर समुद्र किनारे नहीं गए, आप झील किनारे गए, तो आप वहाँ के भी अपने अनुभव हमें लिख सकते हैं, क्योंकि सभी के शहरों में तो समुद्र होता नहीं है, या हो सकता है कि सभी को ये मौका ना मिले कि वो समुद्र तट पर जा सकें। बिल्कुल। तो ये जरूरी है कि आप जहाँ भी जाए उसके बारे में लिख सकते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है, आप लिखते हैं कि 20 साल पहले जब मुंबई पहली बार जाना हुआ तो समुद्र देखने का की लालसा थी। बहुत अच्छा लगा, लोग पानी में नहा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। मुझे पानी से डर लगता है, पर मैं बहुत देर तक वहां लहरों का आनंद ली, पर मैं बहुत देर तक इस पल को एंजॉय नहीं कर पाई। समुद्री पानी का जो बदबू था, इससे मेरी तबीयत खराब होने लगी, मुझे उबकाई आने लगी। वैसे मरीन ड्राइव में नीचे पानी में नहीं गई। समुद्री पानी के महक के चलते मेरा बहुत देर तक रहना नहीं हो सका, इसलिए मुझे समुद्र से कोई आकर्षण नहीं रहा। जब भी जाती हूँ दूर से ही इसे निहारती हूँ। देखिए, ये जो पानी में जो पोल्यूशन, जो केमिकल वगैरह कुछ मिलाए दिए जाते हैं, तो उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो जाता है, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। तो भाई यही हम बात कर रहे हैं कि उसकी स्वच्छता के बारे में। और भी बातें हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, लेकिन एक गीत पहले सुन लेते हैं। जरूर। गजरा लगा के, गजरा सजा के, गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के, गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के, चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा, गजरा,
मुखड़ा न देखो दर्पण में, झांको जरा मेरे मन में, ऐसे जिया पे छाई हो जैसे घटाएं सावन में। रात और दिन तुम्हारे बिन मन में और कौन है, अब जिद छोड़ो न आगे आगे दौड़ो, दिल ना मेरा तोड़ो। घुंघटा गिरा के मुखड़ा छुपा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा गजरा चुरा के, निदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा लगा के गजरा सजा के, बिजुरी गिरा के जइयो ना। नैन मिला के चैन चुरा के, निंदिया उड़ा के जइयो ना। गजरा 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 गजरा। गीत हमने सुन लिया। हमारे एक साथी ये बात लिख रहे हैं कि समुद्र किनारे में कई बार गया हूँ, केरल, अंडमान, जगन्नाथपुरी, मुंबई, चेन्नई। सबसे साफ सुथरा किनारा मुझे अंडमान का लगा, बहुत ही लंबा और गहरा है। और राष्ट्रीय जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि सचमुच मैं भी अंडमान गई थी, और वहाँ एक बात मुझे वहाँ तो बहुत सारे समुद्र तट है, लेकिन एक जगह जब हमें जाना था तो बोट की सहायता से वहाँ जाना था हमें दूसरी तरफ। तो उसके पहले वहाँ ऐसी व्यवस्था की गई है कि आप वहाँ पानी की बोतल या कोई भी पैकेट वाला जो फूड है वो आप नहीं ले जा सकते। पानी के लिए व्यवस्था ये की गई थी कि वहाँ पर किनारे पर ही कुछ स्टील की बोतलें मिलती है, आप थोड़ा सा डिपॉजिट रख करके वो बोतल ले लीजिए और अपनी जो प्लास्टिक की बोतल का पानी है उसमें डाल दीजिए, और वहाँ जाने के बाद उस पानी का उपयोग कीजिए। फिर से जब आप इधर आएँ तो वो अपना डिपॉजिट ले लीजिए और पानी की बोतल वहाँ जमा करवा दीजिए। तो ये एक ऐसी व्यवस्था की गई थी ताकि वहाँ पर प्लास्टिक की बोतलों का कचरा ना हो। भाई देखो मंजू, मुझे लगता है कि जब सरकार इतनी सारे कदम उठा रही है तो ये हमारे लिए भी ज़रूरी है कि हम भी इस तरह के इंतज़ाम के साथ बाहर जाएं। और प्लास्टिक की जो बोतलें, देखो ना, अगर हम वाटर बॉटल जिस तरह से हम पानी लेकर आते हैं दफ्तर में या कहीं बाहर जाते हैं तो लेकर जाते हैं पानी की बोतलें साथ में जो हम दोबारा भर सकते हैं, तो वो भी तो एक तरह से ख्याल रखना ही है ना। बिल्कुल। हमारे एक साथी ने ये बात लिखी है कि मुझे कई बार समुद्र के किनारे जाने का मौका मिला। पहला तो मैं शादी के बाद साउथ घूमने गई थी। पहला समुद्र महाबलीपुरम में देखा। हम लोग रात में पहुंचे थे तो सामान होटल में रखकर खाने की तलाश में निकले। सड़कों पर काफी चहल पहल थी, समुद्र का शोर सड़कों पर भी सुनाई दे रहा था। पहली बार का अनुभव था, डर लग रहा था। पति साथ में थे। फिर रात में समुद्र के किनारे काफी देर बैठे रहे। फिर तो सुबह सूरज निकलने के पहले हम लोग फिर समुद्र के किनारे गए, वहां सनराइज देखा, बहुत अद्भुत था। फिर कोवालम बीच गई, उसके बाद गोवा गई, वहां तो समुद्र था ही, खूब मजा आया।
उछलती लहरों के बीच खड़े होने पर बहुत मज़ा आया। फिर थाईलैंड, अमेरिका और वहाँ के समुद्र के किनारे गई, इजिप्ट में देखा। तो इस तरह से बहुत सारी जगहों के समुद्र किनारे जो देखे और उसमें उन्हें बहुत मज़ा आया। बहुत सुंदर। वैसे ही एक और श्रोता लिखकर भेजती हैं कि मालवण के शांत किनारे की वो शाम अब भी याद है। सूरज ढल रहा था और हम नंगे पांव रेत पर चलते हुए लहरों का स्पर्श महसूस कर रहे थे। हवा में नमक और मछलियों की गंध थी। दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते हुए हम रेत के महल बनाने लगे, जैसे बचपन फिर लौट आया हो। जैसे जैसे शाम गहराई, हमने समुद्र को अलविदा कहा। उस सैर ने सिखाया कि सुकून भरे पल अक्सर साधारण लम्हों में ही छिपे होते हैं। बिल्कुल सही बात है। एक साथी लिखते हैं कि समुद्र के किनारों की मैंने बहुत सैर की है, जैसे कि मैं अंडमान, गोवा, मुंबई, केरल, कन्याकुमारी, द्वारिका, पोरबंदर के तट देखे। वहाँ पर अलग ही सुकून मिलता है। वहाँ की सुंदरता अनुपम होती है। उगता और डूबता हुआ सूर्य को देखना भी बहुत मन को शांति देता है। तो इतने सारे अनुभव हमारे साथियों ने लिखे हैं। लेकिन एक श्रोता लिखती हैं कि वो दिन याद करो जब समुद्र किनारे शहर की मुझे कभी समुद्र देखने का मौका तो नहीं मिला है, पर हमारे आसपास के राज्य उड़ीसा में पुरी में एक बहुत बड़ा समुद्र है। कभी मैं जरूर चाहूंगी कि मैं समुद्र देख सकूं। बिल्कुल। और अब घड़ी ने हमें इशारा कर दिया है, तो आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। आप सभी को मंजू द्विवेदी और राजश्री त्रिवेदी का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सहेली